नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारे आज के खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं डॉक्टर शरद कोहली, भारत के जाने माने अर्थशास्त्री, जिनको न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ भी पूछना है, हर सवाल का जवाब हाजिर है। स्वागत है डॉक्टर शरद कोहली साहब स्टेट मिरर हिंदी में संजीव चौहान के साथ। नमस्कार संजीव, आपको और स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। कोहली साहब, महायुद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट चल रहा है, 36-37वां दिन निकल गया है युद्ध को। इसराइल, अमेरिका घुटनों पे आ गए हैं, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से, और बल्कि कम होने के बजाय जंग बढ़ती जा रही है। मध्य पूर्व में जारी जंग का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतें 70 से बढ़कर $110 पार पहुंच गई हैं। पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं। गैस की, कुकिंग गैस की हालत आप देख ही रहे हैं। ऐसे में सर, जंग इसराइल ईरान अमेरिका की हो रही है, और इस संघर्ष के बीच में जो बची खुची कसर थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने पूरी कर दी। हालांकि भारत को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन असर आ रहा है। सर, भारत कहाँ खड़ा है आर्थिक रूप से इस जंग के बीच, जिससे कोई लेना देना नहीं है उसका? देखिए, दो प्रकार से असर है। एक असर है सप्लाई का, जो कि अभी विशेष नहीं है। जैसे आपने कहा, भारत के सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि 2 महीने तक की हमें इतनी दिक्कत नहीं है। 2 महीने तक या तो हमारे पास रिजर्व है। वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज भले ही रुक रुक के आ रहे हो, परंतु आ रहे हैं। तो एक तो सप्लाई की दिक्कत है, जो कि अभी इतनी नहीं दिखाई दे रही मुझे। ज्यादा बड़ी दिक्कत जो है संजीव, अर्थव्यवस्था की हम देखें, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो है कीमतों की। क्योंकि कीमत जो है वो मार मार रही है। कीमत हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा रही है। कीमत यहाँ पर महंगाई बढ़ा रही है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है इस समय। पर सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद उसको किसी के ऑयल की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ ही इतना बनता है। उसके बावजूद कीमतें उन्हें भी मार रही हैं। तो कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, उसमें भारत कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका स्वयं कुछ नहीं कर सकता। तो कीमतों की वजह से ज्यादा दिक्कत है। फिलहाल सप्लाई की दिक्कत नहीं है, और मुझे लग रहा है कि कीमतों का असर आम आदमी पर दिखने लग गया है। आपको महंगाई जो है धीरे धीरे ऊपर जा रही है बहुत सारी चीजों पे, जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं करी थी। ना केवल क्रूड और गैस, बल्कि प्लास्टिक का सामान, ग्लास का सामान, फर्टिलाइजर्स हैं, पेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, एयर टर्बाइन फ्यूल है, हवाई यात्रा है। बहुत सारी चीजों पर असर दिखने लगा है। जहां जहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर आयात से वो संबंधित है, या तो रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट्स है, या किसी ऐसी एजेंसी से डील करते हैं जो इंपोर्ट पर आधारित है, तो इसका असर बहुत दूरगामी होता है। युद्ध भले ही हमसे 2,500-3,000 किलोमीटर दूर हो रहा हो, परंतु इसका असर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर और एक आम भारतीय के बजट पर दिखने लग गया है। और अभी जैसा मैंने कहा, सप्लाई की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सप्लाई लगातार, अभी हमारा एलपीजी एक और आया है, टैंकर एलपीजी आ रही है। क्रूड ऑयल तो भारत 40 से ज्यादा देशों से एनर्जी अपना अब इस समय निर्भर है। तो सप्लाई की अभी मुझे लग रहा है फिलहाल, हालांकि युद्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमला, जैसा कि आपने कहा संजीव, और भीषण हो गया है। आज न्यूक्लियर प्लांट के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट जो ईरान का है, उसके पास में हमला हुआ है। उनका एक सिक्योरिटी गार्ड तक मारा गया, यानी कि बिल्कुल उसकी जो बाहर की दीवार है उसके आसपास कहीं हमला हुआ होगा। और बिजली के प्लांट्स, सैलिनेशन प्लांट्स, अब वो एसेट्स जो अभी तक टारगेट नहीं किए गए थे, जिनका अंदेशा जताया जा रहा था, उस पर बात आ गई है। तो मुझे लग रहा है युद्ध भीषण हो रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप की जो 48 घंटे की और डेडलाइन बची है, जो नई नई डेडलाइन देते हैं पिछली 10 दिन वाली, वो 6 तारीख को पूरी हो रही है। और उन्होंने कहा है दैट हेल विल ब्रेक लूज। और उधर ईरान ने चेतावनी दे दी है कि आपके लिए बिग सरप्राइज है। तो ये युद्ध में अनिश्चितता और बढ़ती जा रही है संजीव, जिसके कारण से अभी आपको तेल की कीमतें ऊपर ही दिखाई देंगी। डॉक्टर शरद कोहली साहब, मैं आपकी बात से एक एक पॉइंट आप ऐसे समझाते हैं जो जिसमें ना आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री के मतलब हाई लेवल पे लेके जाते हैं कि आम जनता समझ सके, और मेरे सवाल भी वैसे होते हैं, उनका जवाब आप देते हैं। शुक्रिया इसके लिए। स्टेट मेरा हिंदी की तरफ से संजीव चौहान आपका करेंगे, और हमारे जो सब्सक्राइबर सभी जुड़े हैं इस टाइम बातचीत के बीच में, उनको बताना चाहूंगा मैं हूं आपके साथ आपका आम जुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं भारत के जाने माने मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली, जो बता रहे हैं कि अच्छा सर, एक सवाल आता है कि भारत में प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में इस युद्ध के दौरान आप बढ़ोतरी ने साफ कर दिया है कि वैश्विक संकट
अब घरेलू बाजार में भारत के दाखिल हो चुका है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 रुपए 35 पैसे या 25 पैसे प्रति लीटर का कीमत बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल डीजल जो है उस पे 22 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे सीधा सीधा असर परिवहन पे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया के। और वो ट्रांसपोर्टेशन पे जो आएगा तो सर फल सब्जी अनाज रोजमर्रा के जीवन पे ये सीधा जाके हिट करेगा। क्या मेरी बात से सहमत है? देखिए, इंडस्ट्रियल डीजल जो है संजीव, वो डीजल का प्रयोग बहुत सारी फैक्ट्रीज में भी किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडस्ट्रियल डीजल, कमर्शियल डीजल, यानी कि कमर्शियल जो बस चलती हैं या ट्रेन चलती हैं डीजल पर, या और भी वाहन टैक्सीज चलती हैं, जो भी डीजल पर वाहन चलते हैं कमर्शियल, अभी ट्रांसपोर्ट पर इसका असर नहीं है। इंडस्ट्रियल डीजल का उपयोग फैक्ट्रीज में किया जाता है। तो जो डीजल फैक्ट्रीज में जा रहा है, जिससे बहुत सारी मशीनें जेनसेट्स वगैरह फैक्ट्रीज में चलते हैं, वहां आपको कीमतें बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट अब बढ़ रही है। और जहां तक आपने बात करी प्रीमियम पेट्रोल की, तो प्रीमियम पेट्रोल को पहले बढ़ाया गया क्योंकि ये वो लोग डलवाते हैं जिनके पास महंगी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, जिनको 2-2.5 रुपए पेट्रोल बढ़ने से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इन पर बोझ डाला कि पहले उनसे लें जिनकी जेब जरा गहरी है। तो उन लोगों को है, देखिए, आम आदमी को जो है उस पे लोड कम रखने का प्रयास अभी तक किया गया है। हालांकि आपको ये इंडस्ट्रियल डीजल, प्रीमियम पेट्रोल और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से ये अंदाजा तो लोगों को हो चुका होगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो बॉटम लाइंस बोलते हैं, जिसको हम प्रॉफिट्स बोलते हैं, वो प्रेशर में है, उसमें दिक्कत है, उसमें 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 समस्या दिखाई दे रही है। और अगर ये इसी प्रकार, अभी जो हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल की कीमतों पे नजर बहुत बारीकी से बना के रखनी चाहिए। 105-110 डॉलर के बीच में है। और मुझे लगता है अगर ये जो ट्रम्प साहब की धमकी है और ईरान ने जो काउंटर धमकी दी है, अगर ये धमकी साकार होती है, तो यहाँ से क्रूड ऑयल के दाम कहीं भी जा सकते हैं। 125, 130, 150 डॉलर, कोई कोई तो 200 डॉलर भी बोल रहा है, वहां तक जा सकते हैं। तो फिर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने कोई चारा नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आप कुछ ना कुछ कंज्यूमर्स को पास ऑन करने भी पड़ेंगे। कुछ पॉलिटिकल पंडित्स हैं जो राजनीति में जाते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन बीत जाने दीजिए, जैसे ही अप्रैल की आखिरी वोटिंग खत्म होगी अगले दिन जो है 20-25 रुपए बढ़ जाएगा। तो खैर, ये तो सब अटकलें हैं। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट, या यूं कहूं कि लॉस, बढ़ता हुआ इस समय प्रेशर में है। और उनको किसी भी दिन अगर क्रूड ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर एकदम से चढ़ गई, तो किसी भी दिन हम पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े बहुत बढ़ते देख सकते हैं। तब ये महंगाई जो आप कह रहे हैं, तब ये महंगाई, क्योंकि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, तब ये महंगाई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो हर चीज ट्रांसपोर्ट होके आती है। आपको सामान कहीं ना कहीं से तो मंगाना ही पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, स्टॉकिस्ट को, होलसेलर्स को। तो वो फिर बढ़ती दिखाई देगी। मुझे लगता है क्रूड ऑयल पे बारीकी से नजर बना के रखनी चाहिए। डॉक्टर शरद कोली साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये मेरे सवाल गलत नहीं है तो भी आप बताएंगे, और अगर सवाल गलत है तो भी आप उसमें सुधार करिए। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। भारत अपनी लगभग 50% कच्चे तेल और 54% के आसपास LNG की आपूर्ति स्टेट ऑफ हॉर्मुज से करता है। ये बात ठीक है? ठीक है, जो कि दुनिया के कुल पेट्रोलियम बिजनेस का करीब 20% वहन करता है। ये रास्ता सारा जो है, सऊदी अरब हुआ, इराक हुआ, कुवैत जैसे जो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं, वो इसी मार्ग से निर्यात करते हैं, तेल का जी। एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत से जुड़ा हुआ है। और सर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब इस जंग का सेंटर पॉइंट बन गया है। इसका असर सीधा कैसे हिट करेगा भारत को, ये कर रहा है या फ्यूचर में कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, काफी दिन से बंद है। पर भारत के कुछ एक वहां से टैंकर्स, शिप्स निकल के आए हैं। अब भारत के अभी भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 15-16 शायद शिप्स रुके हुए हैं। पर धीरे धीरे करके, जैसे जैसे भारतीय डिप्लोमेसी की, भारत सरकार की ईरान सरकार से बातचीत हो रही है, तो एक एक करके भारत के निकल रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से बहुत सारा चाइना, जापान, कोरिया जैसे देश बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित है, और इनकी सप्लाई तो बिल्कुल बंद हो गई है। और कुछ एक और देश भी हैं साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, जिनकी सप्लाई बंद हो गई है। भारत के लिए भी सप्लाई की अड़चन है। पर जैसा मैंने कहा शुरू में, मैं दोहराना चाहूंगा संजीव, के फिलहाल समस्या इतनी सप्लाई की नहीं है।
अभी समस्या ज्यादा कीमत की हमारे लिए है। अगर दोहरी समस्या हो गई, यानी कि एक तरफ कीमत बढ़नी और दूसरी तरफ सप्लाई, तो फिर ये समस्या भारत के लिए बहुत जटिल हो जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगी। फिलहाल कीमतों की मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, तो मुझे मालूम है कि कीमत का असर कहाँ जाके पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था पे कितना पड़ रहा है। सप्लाई की आपने एलपीजी की लाइनें अभी भी दिख रही हैं कुछ जगह पर मुझे लग रहा है कि एलपीजी की सप्लाई थोड़ी इरेटिक है। पर 95% तक ऑनलाइन बुकिंग फिर से पहुंच चुकी है, ज्यादातर राज्यों में सप्लाई ठीक है। अभी भी थोड़ी सी ये चिंता की बात यह है और थोड़ी सी शर्म की बात भी है कि अभी भी काला बाजारी है, अभी भी काम कर रहे हैं, खबरें कहीं से मिलती हैं। और जो कि रुक जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि काफी दिन इस बात को जिक्र करते, इसकी चर्चा होते हो गया है, ये पूरी तरह से पुख्ता तरीके से रुक जाना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली काला बाजारी अभी भी चल रही है। सर, आप अर्थशास्त्र का भविष्य जानते हैं, ज्योतिषी नहीं है लेकिन अर्थशास्त्री होने की नजर से आप जानते हैं, अनुभव से जानते हैं। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध, ये तेल से लेकर लोगों की थाली तक, खासतौर मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, भारत परिप्रेक्ष्य में ये आंधी भारत में कब तक पहुंचने की संभावना है अगर युद्ध अभी भी नहीं रुकता है तो? देखिए, आंधी की शुरू की हवाएं तो आनी शुरू हो ही गई हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि अभी जो सीपीआई के आंकड़े आएंगे मार्च के, वो आंकड़े सीपीआई हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, या महंगाई सीधी कह दें, इन्फ्लेशन को, उसके आंकड़े आपको बढ़ के आते मिलेंगे। 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, एक महीना पूरा लड़ाई का भारत भी उससे गुजर चुका है, उसकी उसकी हवा से, उसकी आंच से। पर पूरी तरीके से आपने कहा जो आंधी भारत तक आएगी, तो जैसा मैंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और पर्शियन गल्फ में ये लड़ाई और ज्यादा भयंकर हो जाती है, और ज्यादा विध्वंसक हो जाती है, और ज्यादा भीषण हो जाती है, तो फिर सप्लाई प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, अभी तक सप्लाई भारत के लिए, कम से कम सिर्फ भारत के लिए मैं कह रहा हूं, भारत के लिए अभी सप्लाई रिलेटेड इतनी समस्या नहीं है। कुछ तो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, पेद्दूर में, मंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, उनको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम रिफिल भी कर रहे हैं, उनको बढ़ा भी रहे हैं। और क्रूड ऑयल की सप्लाई भारत में आ रही है, रशिया से आ रही है, रशिया से भारत ने तेल की खरीद बहुत बढ़ा दी है। और अंगोला से आ रही है, अल्जीरिया से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, वेनेजुएला से तो हमारे पास अभी सप्लाई की इतनी, एलपीजी में थोड़ी सी है, क्योंकि गैस 60% भारत की वहां से आती है। और कतर का वो जो प्लांट जिसपे चोट लगी है, वो प्लांट बंद है। और वो प्लांट कब तक बंद रहता है, वो पुराना जो इन्वेंट्री है वो कब तक आता रहता है, ये देखना होगा। हालांकि भारत ने एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ा दी है, कुछ भारत के कंटेनर एलपीजी के ऑलरेडी लोड किए हुए खड़े हुए हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कम से कम एक महीने तक अभी यही परिस्थिति रहती है युद्ध की, जैसा अभी चल रहा है, और विध्वंसक नहीं होता, तो करीब करीब एक महीने से 1.5 महीने तक हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। परंतु अगर विध्वंसक हो जाता है और सप्लाई प्रभावित हो जाती है, यानी कि और टैंकर हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आने बंद हो जाते हैं एलपीजी के, तो फिर जो है यहाँ पर सप्लाई की शॉर्टेज देखी जाएगी। उसके लिए हम आप पहले चर्चा कर चुके हैं, मैंने जिक्र किया था कि आई थिंक लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए तैयार रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपना जो इंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कुकर, मतलब कुकिंग करने के, कम से कम रसोई चलती रहे, तो कुकिंग करने के ऑल्टरनेट साधन लोगों को जुटा के रखने चाहिए, अपने पास एक बैकअप रखना चाहिए। इंडक्शन हो, इलेक्ट्रिक कुकर है, इलेक्ट्रिक अवंस है, जो भी संसाधन होते, कुछ लोग तो चूल्हे की बात कर रहे थे, कुछ लोग अंगीठी की बात कर रहे थे, कुछ लोग केरोसिन से स्टोव जलाने की बात कर रहे थे। अब केरोसिन को पेट्रोल पंप्स पे उपलब्ध करने की बात की गई है कि अगर आप वो जो पुराना स्टोव जलता था पंप करके, उस टाइप का स्टोव आपके पास है, आजकल तो पंप वाला नहीं आता, तो वो सब तैयारी रखनी चाहिए। फिलहाल आई थिंक दिस इज ऑल प्रीएम्प्टिव। सर, आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया और उसी से सवाल निकल के आया है। मोदी जी ने जब सरकार बनी उसके बाद एक अभियान छेड़ा था, घर घर में गैस जाएगी। जो माँ बहन बेटियां, महिलाएं घरों में चूल्हे फूंक रही हैं, प्रदूषण का शिकार हो रही हैं, धुएं से बीमारियां बढ़ रही हैं, उनको बचाया जाए जीवन। और वो हुआ। कई करोड़ घरों में गैस सिलेंडर भेज दिए गए। बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये इस सरकार की, मोदी हुकूमत की। लेकिन सर, वो उल्टे पलट के केरोसिन तेल पे आ गए, मिट्टी के तेल पे, कि वो चूल्हे जलाने पे आ गए हैं। तो सर, पहले इस चीज को हटाया गया था, अब उस पे ले आया गया, यानी कि पहले घातक थी जो चीज, चूल्हे जलाना, अब फिर उसी की भट्टी में, उन्हीं चूल्हों में झोंक दिया जा रहा है। हालात
कौन झोंक रहा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष सरकार विशेष को नहीं कह रहा, लेकिन जो चीज पहले जहरीली थी, चूल्हा, जिसके चलते गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने का अभियान छेड़ा गया, और अब उन चूल्हों पे ही आ गए हैं सर। इससे कैसे देखिए, बचेंगे? उज्ज्वला उज्ज्वला योजना उसको कहते हैं, जिस योजना का आपने जिक्र किया, घर घर गैस और करोड़ों के हिसाब से सिलेंडर दिए गए, कनेक्शंस दिए गए। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, आपकी बात का मैं सीधा जवाब दूं संजीव, कि एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शंस। कि जब असाधारण परिस्थितियां होती हैं तो असाधारण कदम ही चाहिए होती है। जब उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई और इतने साल से चल रही है, ये तो है नहीं कि अभी कल लॉन्च की गई, उस समय ना कोई युद्ध था, एलपीजी की सप्लाई भरपूर थी, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी कोई समस्या नहीं थी सिलेंडर बांटने में, सिलेंडर की गिनती भी काफी थी। पर अब ये परिस्थिति का, तो उज्ज्वला योजना जब लॉन्च की थी तो किसी ने भी इसका अनुमान लगाया था। और मैं जब चूल्हे की बात कह रहा हूं, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सब लोग चूल्हा जला रहे हैं। मुझे तो किसी व्यक्ति ने कहा भाई चूल्हे की रोटी बड़ी स्वाद होती है, बड़ी अच्छी लगती है। पर जो लोग, कुछ गांव के लोग, शहर से मजदूर लोग वापस भी अपने गांव चले गए क्योंकि उनको महंगी गैस खरीदनी पड़ रही थी, जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, या तो उनको मिल ही नहीं रही थी, मिल रही थी तो कुछ लोग ब्लैक में 400-500 रुपए किलो के हिसाब से गैस को बेच रहे थे। तो बहुत सारे मजदूर मेरी संज्ञान में आया कि अपने अपने गांव, बिहार, यूपी, बंगाल और जगह से जो आते हैं, जो आर्थिक रूप से थोड़े पिछड़े होते हैं, वो वापस वहां चले गए। वहां जाके वो चूल्हा जला रहे हैं, अंगीठी जला रहे हैं, स्टोव जला रहे हैं, गैस जला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। उनको लग रहा है कि गांव में हमारे लिए ज्यादा सुविधा है, लकड़ी भी उपलब्ध होती है। बिल्कुल ठीक है, फेफड़ों को नुकसान होता था चूल्हे से फूंक मार मार के, माताएं बहनें उन चूल्हों में करती थी, उनके लंग्स अंदर जो है उसमें धुआं ही धुआं, आप उस एक्सरे करते थे तो धुआं ही धुआं, और लंग्स, टीबी आदि की बीमारियां देखी जाती थी। पर सालों साल वो सिलसिला चलता रहा। एक पॉइंट पे आके सरकार ने निर्णय लिया कि भाई इन माताओं बहनों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, हमें गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिया, और मिल ही रहा था। पर अब ये तो परिस्थिति, मुझे लगता है किसी भी सरकार ने एंटिसिपेट नहीं की थी कि इतना बड़ा युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा और हमारी गैस की जो पूरी की पूरी सप्लाई है वो चोक हो जाएगी। पूरी चोक हालांकि नहीं हुई है, पर मतलब उसमें उसमें दिक्कत आएगी। तो आई थिंक ये तो असाधारण परिस्थिति है, असामान्य परिस्थिति है संजीव। तो इसके लिए तो हम सरकार को दोष दे तो ये उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो युद्ध की परिस्थिति है। सर, काल पात्र समय के हिसाब से चलना चाहिए, और जैसा गांव वैसा दांव, जैसा देश वैसा भेष। आप यही कहना चाहते जी। हैं कि अगर देश देश मुसीबत में है तो जनता उसके साथ है, बाकी सब चीजें बाद में है, सवाल और जवाब। इसराइल ईरान युद्ध के बीच सर एक खबरें ये भी आ रही हैं उसके साइड इफेक्ट्स के रूप में, कितनी सच्ची है कितनी नहीं, लेकिन मीडिया में छप रहा है सर, कि उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के हिसाब से, 40 से 42% घर बनाना महंगा हो गया है, क्योंकि सरिया, सीमेंट, मार्बल, ईंट की कीमतें ये सब महंगी हो गई हैं। मजदूर जो हैं, लेबर, वो पलायन पे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे संकट है। इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? अहम मुद्दा, आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, इसमें सर लेबर भी आ गई है, और जो इस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है उस पे भी। आप सर सहमत है? नहीं सहमत है तो भी आप असहमति जताइए, और सहमत है तो सर सारी चीज जैसे आप समझाते हैं वैसे बताते हैं। देखिए, पलायन तो हुआ है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आपको, बहुत सारे मजदूर वापस गए हैं, क्योंकि क्योंकि उनको खासकर गैस की समस्या आ रही थी, और गैस वो इस भाव, जब ब्लैक हो रही थी तो इस भाव खरीद नहीं पा रहे थे, उनको मिल ही नहीं रहा था, तो वो इस वजह से अपने वापस चले गए हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। मुझे लगता है, ये तो मैंने आपको शुरू में कहा कि इस कालाबाजारी पे अभी पूरी तरह से लगाम नहीं लगी है। कालाबाजारी, जहां लोगों को मौका लग रहा है वहां पर कालाबाजारी चल रही है। इसी, अगर कालाबाजारी और जमाखोरी ना हो तो आपको सिलेंडर की इतनी बड़ी लाइन दिखाई नहीं देगी, जबकि अभी भी लाइनें दिखाई दे रही हैं, और बहुत जगह दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड महंगाई की बात करी। जी हाँ, ये बात सही है कि सीमेंट, स्टील, ईंट और जितना भी सामान कंस्ट्रक्शन में लगता है, उनके रेट पीछे काफी समय से बढ़ रहे थे। और बढ़ते हुए रेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए तो अच्छे नहीं है, ये बात से तो मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि घर बनाना सपना होता है हर हर मध्यम वर्ग का, या लोअर मिडिल क्लास का, या गरीब का। गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिलता है, पर एक मध्यम वर्ग को का सपना होता है, उसका बजट बिगड़ जाता है। उसने अगर मान लीजिए इतने लाख रुपए निकाल के रखे होते हैं, तो अब उतने लाख में गुजारा नहीं होता है, तो कीमतें बढ़ रही हैं। पर कीमतें बढ़ने का कारण अगर युद्ध है, तो वो तो मैं मानता हूं कि एक ट्रांजिटरी फेस है, कि युद्ध जब शांत होगा तो कीमतें नीचे जाएंगी। पर कीमतें सीमेंट वगैरह की, और मैं संजीव बताना चाहूंगा कि जब से 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 आया, तो सीमेंट पर जो 28% जीएसटी चार्ज करा जाता था, वो 18% पे आ गया। तो अपनी देखिए, मार्केट फोर्सेस हैं,
अब सरकार क्या इन इन चीजों की कीमतों पर लगाम लगा सकती है, सीमेंट पर, स्टील पर? तो इसका जवाब पूरी तरह से हाँ नहीं हो सकता, क्योंकि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है यहाँ पर। डिमांड और सप्लाई पे है। आप अगर सीमेंट का कट्टा 500 रुपए का है या 550 रुपए का है, और सरकार ने अपनी तरफ से जीएसटी कम करना था, लोग कह सकते हैं कि भाई ये सरकार की तरफदारी कर रहा है, या पर मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूं कि जीएसटी 28 से 18 कर दिया, तो अब जो लोग सीमेंट वाले जो विक्रेता हैं, फैक्ट्रियां, उनको घटाना चाहिए था, उन्होंने घटाया है। अब उनकी अगर इनपुट कॉस्ट यहां से बढ़ रही है, पर हाँ अगर लेबर पलायन कर रही है और लेबर जो बची हुई लेबर है वो महंगी मिल रही है, तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सरकार को, मुझे लग रहा है खासकर सूबे के जो प्रशासन है उनको उनको जमाखोरी और काला बाजारी पर कुछ विशेष कदम उठाने पड़ेंगे। केवल एक बार का कदम, कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए, इतने सिलेंडर जब्त कर लिए, काफी नहीं है। मुझे लग रहा है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये पूरा का पूरा कुछ समय के लिए, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से संजीव, कि सरकार को गैस, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल गैस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली को कुछ समय तक एस्मा लगा के, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, या ये ईसीबी के अंतर आता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा के इसको अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। इसको डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज को के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। वहां पर भ्रष्टाचार है, वहां पर लालची लोग बैठे हैं, वहां पर जमाखोर लोग बैठे हैं, वहां पर काला बाजारिये बैठे हैं। इसको कुछ समय, जब तक युद्ध चल रहा है, मेरा ये सुझाव है, इसको प्रशासन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, और सरकार के पास ये अधिकार है अगर ऐसा करना चाहे तो। कोहली साहब, चलते चलते आपसे एक बहुत अहम सवाल है, वो भी आम जनता से, और ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से ला रहा हूं उस सवाल को, और भारत में किसानों के हितों तक लेके जा रहा हूं। यूरिया जैसा नाइट्रोजन आधारित फर्टिलाइजर जो धान, गेहूं और फसलों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत हर साल करीब 4 करोड़ टन यूरिया इस्तेमाल करता है, जिस पर सरकार बहुत सब्सिडी भी देती है। फिलहाल जो जी। सरकारी आंकड़े ही देखे जाएं अगर, तो करीब 62 लाख टन यूरिया का स्टॉक हमारे पास मौजूद है, जो नॉर्मल जी। नॉर्मल कंडीशन में बुवाई सीजन के लिए पर्याप्त माना जाता है। ठीक है, ये कोई मतलब शॉर्टेज नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स आप जैसे कहते हैं कि अगर आपूर्ति में अब जरा भी दिक्कत आ गई नाइट्रोजन यूरिया के, तो ये फिर आगे 1 साल 1.5 साल के लिए मुसीबत बन जाएगा भारत और भारत के किसान, खेत खलिहान के लिए, खेती के लिए। आप सहमत हैं क्या? डाई अमोनिया फॉस्फेट, डीएपी जिसको कहते हैं, और यूरिया, ये दो चीजें हम आयात करते हैं। आपने जो आंकड़े दिए वो बिल्कुल ठीक है, जो आपने भंडार बताए वो भी ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर ये डिसरप्टेड रहता है तो इससे भारत की प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट होगी, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी इम्पैक्ट होगा। पर कितने समय तक ये जो हमारे जहाज हैं पानी के रुके रहते हैं और इसको नहीं ला पाते हैं, ये देखना होगा। मुझे लग रहा है कृषि मंत्रालय में इस पर काफी मंत्रणा चल रही है, और काफी चिंतन चल रहा है कि इसके ऑल्टरनेट रिसोर्सेस, ऑल्टरनेट जगह से, यानी कि पूर्वी हिस्से से इसको मंगाया जाए जहां जहां उपलब्ध है, और अपने यहाँ भी इसकी इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। ये प्रयास चल रहे हैं। तो अभी 1 साल का समय है हमारे पास, 1 डेढ़ साल का। मुझे उम्मीद है संजीव, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ, बहुत ज्यादा निराशा की बात मैं करता नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई विकल्प, या तो सप्लाई का, या भारत में प्रोडक्शन बना के बढ़ा के, या जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च पूरी की पूरी प्रणाली है, इसका कोई ना कोई विकल्प निकल कर आएगा। हम 1 डेढ़ साल बाद की, मुझे लगता है हम अभी बहुत ज्यादा चिंता करके उसको हाइप मैं थोड़ा सा बनाने से परहेज करूंगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। कीमतों को लेकर दिक्कत आ सकती है, पर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लग रहा है युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर, ऐसा लग रहा है कि पहुंच रहा है, क्योंकि अब इसके आगे ट्रंप साहब के पास और कोई विकल्प नहीं बचते हैं जो उन्होंने धमकी दी है, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। सैलिनेशन प्लांट, एनर्जी प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट, ये सब चीजों पे हमले हो चुके हैं, हमले शुरू हो चुके हैं। तो अब मुझे लग रहा है युद्ध एक निर्णायक दौर में, ऐसा लग रहा है, पहुंच रहा है। तो या तो दाएं या बाएं कुछ ना कुछ तो होके रहेगा, या तो इसका हल निकल आएगा, या फिर ये बिल्कुल इतना बढ़ जाएगा कि बिल्कुल सब कुछ समाप्त होके, और फिर उसका कोई ना कोई दुनिया के सामने हल निकल के आएगा। उम्मीद यही करते हैं। बाकी लेट अस टेक वन डे एट अ टाइम। युद्ध की परिस्थिति है। हर दिन, मैं पहले भी बोलता रहता हूँ, युद्ध में हर दिन एक नया दिन होता है। ऐसा लगता है रोज एक नया जन्म हो रहा है। तो मुझे लगता है युद्ध में कोई लॉन्ग टर्म भविष्यवाणी करने से मैं थोड़ा सा परहेज करूंगा संजीव। सर, आप बिल्कुल, बहुत आप परहेज नहीं करते हैं सर। बेसिकली आप ना
ये जो तमाम बड़े बड़े चैनलों पे शाम को 5 बजे पंचायतें महापंचायतें लगती हैं, उनसे बिल्कुल अलग है सर। आप जो कहते हैं आपके पास होता है वही कहते हैं। आपका अपना जो दिमाग कहता है, आपकी अपनी सोच कहती है, एक अच्छे अर्थशास्त्री होने के नाते। सर, अर्थशास्त्री होना एक अलग बात है, एक्सपर्ट होना अलग बात है, ये चीज। लेकिन सर, किसी विषय पे संतुलित तरीके से, सटीक तरीके से सही चीज बताना और पत्रकारों के सवालों के हिसाब से जवाब ना देके जो आपके पास है जवाब, वो अपना जवाब देना, इसी में पब्लिक का हित है, इसी में देश का हित है। और इसी में सवाब हम लोग जो है आपको ढूंढते हैं कि हमको किसी तरीके से डॉक्टर शरद कोहली मिल जाए, जिनको सुनने के लिए बहुत लोग हैं सर। आपको हमारे चैनल स्टेट मिरर पे ही लाखों लोग हैं सुनने वाले। आपके बीच में मैं याद संजीव आभारी हूँ। पहले तो आपके जो सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं उनका आभारी हूँ, और उनका जो जो वो प्रेम देते हैं उसको मैं, मुझे नहीं लगता मैं कभी उसका ऋण उतार पाऊंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 बजे जो पंचायतें टेलीविजन चैनल्स पे लगती हैं उनमें भी मैं बहुत रेगुलर आजकल जा रहा हूँ। पर वहां पर क्योंकि वो एक डिबेट फॉर्म में होती है, तो डिबेट में क्या होता है, थोड़ा तर्क वितर्क होता है। यहाँ तो हम और आप बड़ी सकारात्मक बातचीत करते हैं, क्योंकि आप सवाल करते हैं और उसका जो भी सोल्यूशन होता है, जो भी जवाब होता है, वो जो मेरे पास अपनी जानकारी होती है, जो मेरा आकलन होता है, उसको देता हूँ। पर 5 बजे वाली पंचायतों में भी, 8 बजे वाली पंचायतों में भी, 6 बजे वाली पंचायतों में मैं बाकायदा बड़े चैनलों पे जाता हूँ। सर पर वहां पर थोड़ा माहौल अलग होता है। अलग होता है, लेकिन सर वहां पे भी आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं। मैं वो पंचायतें सुनता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ उन पंचायतों से। देखिए सर, अगर आपको कोई चीज ठीक नहीं लग रही है तो आप ज्यादा उत्साह के साथ उसको समझिए, देखिए कि उसमें से सही चीज क्या है, हमें सही दिशा क्या दिखा सकती है। सर, हर निगेटिव में एक पॉजिटिव और हर पॉजिटिव में एक निगेटिव होता है, ये ह्यूमन नेचर है, मेरा ये मानना है। इसीलिए हम और आप मिलते हैं। लेकिन सर, आप जिस तरीके से बात करते हैं, बताते हैं, पहले आप पे हमारे स्टेट मेरे चैनल पे ही कमेंट्स आते थे बहुत ज्यादा कि आप मोदी का फेवर करते हैं, आप बीजेपी का फेवर करते हैं। लेकिन सर, आपको जब मैंने बताया तो आपने खुल के कहा कि मैं देश का हूं, हिंदुस्तान का हूं, मैं किसी का नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूं। लोगों की सर आपकी इस 2 लाइन के वर्जन ने आपके प्रति धारणा बदल दी, और आपको लोग फिर सुनने वाले तादाद एकदम बढ़ गई है। इसमें सर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ कमेंट बॉक्स में मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेट मिरर शुक्रिया। थैंक संजीव चौहान से बात थैंक कर यू।